ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस। थोड़ी सी देर रुकते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर पाएंगे उतनी देर में। ऑलराइट, साहिल आपको आवाज आ रही है मेरी? गाइस, साहिल आज पहली बार ज्वाइन कर रहा है क्या? सर वो हमारे बैच का नहीं। तुम्हारे बैच का नहीं है? तो नो, कौन से बैच का है? डोंट नो। अच्छा, ओ तो मुझे लग रहा है कि वो आई थिंक गलत लिंक पे आ गया है। वो शायद अभी आज नए बैच स्टार्ट हो रहा है ना जूनियर के, हो सकता है। रुको, चलो मेरे को उसको एक बार थोड़ा समझाने दो। हाय साहिल, which batch are you from? I think you have math. चलो पहले इसको रिप्लाई तो करने दो। इसको मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा चैट वगैरह का भी। तुम लोगों को ये चैट विंडो दिखता है क्या जब मैं ऐसे स्क्रीन पे, जैसे अभी एनसीईआरटी दिख रही है यस। और एनसीईआरटी के ऊपर अभी चैट विंडो खोला हुआ है मैंने जूम का, वो दिख रहा है? नहीं। अच्छा, तो चैट विंडो नहीं दिखता है मुझे। आई थिंक इसको अलग से ही चला गया। आई थिंक वो समझ में आ गया उसको कि वो गलत लिंक पे आ गया है एक्चुअली। ठीक है, सो ओके, हम लोग रिज्यूम करते हैं हमारी लास्ट क्लास से। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिस्कशन शुरू किया था। तो मैं चाहता था कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं उठाकर, अरे 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 कहाँ गया, छोड़ो, मैं पुराने किसी बैच का उठा देता हूँ। अकोला 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 में कब पढ़ाया था मैंने?
डाउट डिस्कशन हो गया। देखो ये था, देखो तो बोलना साथ में लिखते हैं तो ये जो समझाएंगे तभी समझते हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग ये नोट्स लिखना चालू करना पड़ेगा ना, तो पिकअप करने में बहुत मुश्किल है। फिजिक्स वाले का कब लिखते पड़ेगा यार, मैं डायरेक्ट लिखना चालू करता है। ओके लिखना पड़ेगा तो साल भर में नोट लिखने। ठीक है। राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड इसमें डिफरेंट हाफ सेल का एसआरपी वैल्यूज आपने नोटिस किया था, ठीक है। क्या है यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दीज आर एसआरपी वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज। आप बोलोगे एसओपी वैल्यूज क्यों नहीं है? एसओपी वैल्यूज बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनका साइन चेंज कर दो, ठीक है। ये रिएक्शन को पलटी कर दो और जो ई नॉट का साइन है वहां पे प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, ठीक है। अब जनरली बुक्स में ये देखा गया है कि एसआरपी वैल्यूज रिपोर्ट करते हैं। तो इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका एसआरपी 0 असाइन किया गया है बाय कन्वेंशन, ठीक है। ये बाय कन्वेंशन 0 असाइन किया गया है, राइट। एंड यहां पर नीचे देखना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एसआरपी नेगेटिव में है और कुछ ऊपर ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एसआरपी पॉजिटिव में है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दैट जिनका एसआरपी पॉजिटिव या जिनका एसआरपी नेगेटिव है तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था नेगेटिव एसआरपी मीन्स दैट दीज electrodes act as anode when connected with SHE, ठीक है। SHE के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रोड्स एनोड की तरह एक्ट करेंगी। मतलब इनकी टेंडेंसी कैसी है, दे हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। दैट इज, यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब रिएक्शन इनका किस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट वाले डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन जाना है ना इनको, एनोड पर रहेंगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये ऐसे राइट से लेफ्ट जाना चाहेंगे। लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट दीज आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये अपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था। तो वो क्या हो जाएगा,
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये आपको पॉइंट समझ में आएगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये समझ में आया पॉइंट। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, आप एरो देख लो यहाँ पर, ये एरो इस तरीके से है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है। तो ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। तो अगर मैं पूछूंगा जिंक और आयरन में विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? जिंक। जिंक। जिंक, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज नोटिस करना, तो मेटल्स में, ठीक है, मेटल्स में हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, एक्टिव, ठीक है, मोर एक्टिव, लेस एक्टिव। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, जिस मेटल का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसको हम मोर एक्टिव मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वर्ड यूज करता हूँ, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं, दीज आर मोर एक्टिव मेटल्स, ठीक है। जिंक इज मोर एक्टिव देन आयरन, ठीक है। लिथियम इज मोर एक्टिव देन जिंक, है ना? ये समझ में आया? यस। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखना एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट किस तरीके से बन जाता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो स्टेटमेंट इस तरीके से आता है, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, ठीक है। मोर एक्टिव मेटल कौन सा होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जिसका एसआरपी कम होगा, है ना। मोर एक्टिव मेटल मतलब लेसर एसआरपी, ठीक है। कैन डिस्प्लेस, ठीक है, मैं इनको एक बार के लिए ना, मुझे 1 मिनट दो, मैं इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, है ना। इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसको थोड़ा सा राइट में कर देते हैं, ठीक है। हाँ, सो मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल। लेस एक्टिव कौन सा होगा, जिसका हायर एसआरपी होगा, फ्रॉम इट्स सॉल्ट और फ्रॉम इट्स आयंस, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब कैसा है, यहाँ पर देखना कि जिंक को अगर मैं कॉपर के सोल्यूशन में डालूंगा, ठीक है, तो जिंक उसको रिड्यूस कर देगा और यू कैन से डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा एक्टिव है। बट अगर मैं कॉपर को जिंक के सोल्यूशन में डालूंगा, ठीक है, कॉपर को जिंक के सोल्यूशन में डालूंगा, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, इसको आप चेक कर सकते हो ई नॉट वैल्यू निकालकर। ये ई नॉट प्लस 1.1 वोल्ट आता है और ये ई नॉट माइनस 1.1 वोल्ट आएगा,
तो ई नॉट प्लस 1.1 मतलब क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, है ना, ये अपन ने लास्ट क्लास में करा था। और ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो लास्ट क्लास में भी करा ही था ना, इसमें नया क्या बताया आपने। तो इसमें नया ये चीज है कि कई बार क्वेश्चंस में आपको ये ई नॉट का डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें तो मैंने क्या करा था, आपको ई नॉट का डेटा दे दिया था और आपको पूछ लिया था कि बता दो भाई कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कौन सा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ये डेटा ना मिले, क्यों, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आपको डेटा भले ही नहीं याद है लेकिन आपको एक रिलेटिव ऑर्डर जरूर पता है। रिलेटिव ऑर्डर में आपको पता है कि हाँ मतलब लेड के नीचे आयरन, फिर जिंक, फिर अल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, आपको ये एक रिलेटिव ऑर्डर पता है इनका कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वो भी बनाते हैं, गाना भी बनाते हैं। कैसे, मुझे भी एक बार याद करने दो क्या था वो गाना। सो लाइका, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइका ने मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है। यहां पर देखो, ये मैं हाईलाइट करता जाता हूं, लाइका ने मांगी ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पापा बोले, ठीक है। ये लेड हो गया, सुनकर पापा बोले हाई क्यूटी, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद में कॉपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, हाई क्यूटी सोना, सॉरी चांदी सोना ला दूं, मतलब अब मुझे भी पूरा पूरा याद नहीं आ रहा बट हाँ ऐसा कुछ रहता था। तो ये मेटल्स में बेसिकली याद करने का तरीका है कि मोर एक्टिव मेटल्स ये रहेंगे, फिर लेस एक्टिव में कौन से होते हैं, कॉपर, एजी, एयू, ये क्या रहते हैं, ये लेस एक्टिव रहते हैं, ठीक है। बीच में एक्चुअली एच जी भी डालना होता है, एच जी, एच जी, एच जी का यहाँ पर ये वाला आई थिंक एच जी का, ठीक है, एच जी भी ऊपर ही रहेगा यहाँ पर। बट एच जी में थोड़ा सा अलग है, एच जी में एच जी टू प्लस से एच जी प्लस वन, मर्क्यूरिक से मर्क्यूरस में जाने वाला रिएक्शन है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये हाँ, अब जैसे विशाल का डाउट है कि पास पास वाले का तो नहीं पूछेंगे, तो हाँ मतलब पास पास वाले का नहीं पूछते जनरली, मतलब एकदम पास पास वाले में क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो ये मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप याद रखना, ठीक है। लाइका ने मांगी ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पापा बोले, तो आपको 10 लाइट समझ में आ जाएगा। हाई, हाई से हाइड्रोजन हो गया, हाई क्यूटी कॉपर, सोना चांदी ले लो, ठीक है, या चांदी सोना एक्चुअली, सिल्वर पहले आएगा गोल्ड बाद में आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद करने का तरीका हो गया। अच्छा, तो ये तो मैंने आपके साथ में बात करा मेटल्स के बारे में, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ ऊपर, इस केस में कैसा था, यहाँ पर पॉजिटिव एसआरपी थे, ठीक है। पॉजिटिव एसआरपी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एसआरपी मतलब ये वाले हाफ सेल
these half cells want to undergo reduction, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये नेगेटिव हाफ सेल के बारे में बताया, तो यहाँ पर जिनका ये पॉजिटिव SRP है, सो पॉजिटिव SRP मीन्स these act as cathode when connected to SHE। SHE के साथ लगाते हैं तो ये कैथोड की तरह एक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, they want to undergo tendency to undergo reduction, ठीक है, they have a tendency to undergo reduction that is act as oxidizing agent, है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर एक्ट करेंगे तो इसमें अब आप देखो जिसका जितना ज्यादा SRP है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर दिस इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आया। जैसे जैसे ऊपर मैं जा रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो अब इसमें यहां पर आप ऑब्जर्व करना इनकी टेंडेंसी कैसी रहेगी रिएक्शन की, फॉरवर्ड में जाने की, ठीक है। दे वुड एक्चुअली वांट टू अंडरगो रिडक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना नॉन मेटल्स ज्यादा दिखेंगे, ठीक है, मेटल्स कम दिखेंगे, यहाँ पे नॉन मेटल्स आपको ज्यादा दिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ, I2, Br2, Cl2 एंड F2, ठीक है। ये हैलोजेंस का आप जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेटल्स का आपने किस किस का ध्यान रखा था, मेटल्स का तो मैंने इनका सबको बताया था, लाइका ने मांगी ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पापा बोले हाय क्यूटी, ठीक है, सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो मेटल्स में आपने ये याद रखा था। यहाँ पे नॉन मेटल्स में मैं आपको बस इतना ही ध्यान रखने के लिए बोलूंगा, I2, Br2, Cl2 एंड F2, ठीक है। ये हाइलोजेंस को ध्यान रख लो। तो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी हम लोग एक्टिव वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं दीज आर मोर एक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है, मोर एक्टिव नॉन मेटल्स है यहाँ पर। SRP जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही फंडा चलता है, देखना, मोर एक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, मोर एक्टिव नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के केस में मोर एक्टिव कौन सा होगा, जिसका हायर SRP है, ठीक है। मोर एक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। लेस एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, जिसका लोअर SRP है, ठीक है। ये हमेशा मैं साइन के साथ में ही बात करता हूं, ठीक है। फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर रिएक्शन लिखूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, F2 प्लस I माइनस
is giving 2F minus plus I2. ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ. F2 गैस को मैं ऐसे I माइनस सोल्यूशन के थ्रू बबल करूंगा तो 2F माइनस बन जाएगा एंड I2 गैस लिबरेट होगा. क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? द आंसर इज यस, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा एक्टिव है. चाहिए तो आप इसका ई नॉट निकाल के बताओ मुझे एक बार. ई नॉट कितना होगा? एक बार ये डेटा आपके सामने है, मुझे निकाल के बताओ. लास्ट क्लास का प्रैक्टिस से याद है कि नहीं याद है? ई नॉट होता है SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. अभी यहाँ पर कैथोड पर क्या है, एनोड पे क्या है, बताओ जरा देख के. कितना? 2.33. 4.2.33. 2.33. हाँ एकदम सही. सो प्लस 2.33 वोल्ट आएगा. आपने 2.87 माइनस 0.54 कर दिया होगा. ठीक है, एकदम सही. नाउ अब अगर मैं इसका उल्टा रिएक्शन लिखता, ठीक है, मैं अगर ऐसा लिखता कि I2 क्या F माइनस को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो आपका आंसर होता नो. बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता. इसका ई नॉट आप निकालते तो वो माइनस 2.33 वोल्ट होता. ठीक है, सो आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूँ. ठीक है, मैं अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा. ठीक है, पर मैं क्या बोलूँगा कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको टेबल देखना पड़ेगा. तो या तो आप टेबल आपके पास अगर बुकलेट है तो बुकलेट में एकदम लास्ट सेकंड लास्ट पेज पे ये टेबल है, या तो वो खोल लो. ठीक है, या एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में खोल लो. ठीक है, क्योंकि इस टेबल के ऊपर बेस में आप कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ. ठीक है, अच्छा एक बार मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं उनके आंसर्स रब कर सकूँ. ठीक है, मैंने एक्चुअली इसमें आंसर्स भी लिखे हुए हैं नीचे, तो फिर फायदा नहीं रहेगा. मैं एक बार के लिए क्विकली आंसर्स रब कर देता हूँ.
ओके ठीक है, कहाँ गए? ठीक है, ऑलराइट। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि some SRP are positive while some are negative, ठीक है? तो अभी अननोन को SHE के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा अननोन और SHE के बीच में कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा? मान लो इलेक्ट्रॉन अननोन से SHE डाल रहे हैं, तो कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा यहाँ पर? लास्ट क्लास में करा था हमने ये। बताओ। पॉजिटिव SRP वाला कैथोड और नेगेटिव वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं फ्रॉम अननोन टू SHE, तो अननोन जो है वो एनोड है कि कैथोड है? अपन ने पढ़ा था ना गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं? सर एनोड। एनोड से कैथोड, है ना? ये अपन ने, ठीक है, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार भूलना नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसीलिए बार बार ये चीज़ पे स्ट्रेस करके बताया हुआ है कि आप देखो कि हम लोग जब वर्किंग पढ़ रहे हैं, तो ये देखो ये पहला लेक्चर, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल में? एनोड से कैथोड जा रहे हैं ना? यस। तो यहाँ पर अगर अननोन से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो अननोन एनोड होगा और SHE कैथोड होगा, ठीक है? तो इस केस में जो अननोन का SRP है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? और अगर इसका ऑपोजिट वे राउंड हो रहा है, ठीक है, SHE से इलेक्ट्रॉन अननोन की तरफ जा रहे हैं, तो SHE एनोड होगा और अननोन कैथोड होगा, ठीक है? एंड इसकी वजह से यहाँ पर SRP पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अच्छा, चलो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये आप टेबल देख के मुझे बताते जाओ। लेट्स से ये पहला जिंक और सिल्वर वाला मैंने कनेक्ट करा, तो कौन सा एनोड की तरह और कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा? चाहिए तो मैं ऊपर टेबल वापस दिखा देता हूँ, बट ये टेबल अब मैंने आपको बोला कि आप एक बार देख लो, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा। जिंक एनोड की तरह। एकदम सही, जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा एंड सिल्वर कैथोड की तरह, ठीक है? अगले वाले में बताओ। कॉपर एनोड की तरह। राइट, अगले वाले में बताओ। Ag नहीं, आयोडीन आयोडीन किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड।
आयोडीन एनोड की तरह बिहेव करेगा और क्लोरीन कैथोड की तरह। ठीक है, और लास्ट वाला लीड एनोड की तरफ भी। लेड एनोड की तरह। नहीं, गड़बड़ हो गया। आप देखो ना, अल्यूमिनियम नीचे है ना, यहाँ पर ये अल्यूमिनियम है। एल एनोड की तरह। हाँ, एल एनोड की तरह बिहेव करेगा, और लेड लेड तो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एल एनोड की तरह बिहेव करेगा और लेड कैथोड की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक हमें आइडिया लग जाना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक ये मैंने आपको पहले भी लिखाया हुआ है, चाहिए तो वापस लिखा देता हूँ। ठीक है, लेसर SRP with sign implies anode, higher SRP with sign implies cathode। ठीक है, अच्छा, अब थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एक्टिव, लेस एक्टिव, मोर एक्टिव मेटल, इनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा क्विज बन जाएगा आप लोगों के लिए। लेट मी टेक दोस क्वेश्चंस, आपकी बुकलेट से लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, वैसे तो चलो सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, पर आप आंसर करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ क्या है उसमें। हाँ विशाल, सही आंसर है आपका। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव। ठीक है, अब जिंक इज मोर एक्टिव वो तो लिखा नहीं है यहाँ पर, बट अब उसमें सबसे बेस्ट यही है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर तो लिखा है कि जिंक इज हायर देन कॉपर। ठीक है, तो जिंक इज हायर देन कॉपर, ये एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे आप नोटिस करना कि आपकी बुकलेट में जो टेबल बनाया हुआ है ना, ये किसी ऐसे बुक से बनाया है जिसमें उन्होंने क्या करा है, ये देखो, इसमें उन्होंने क्या करा है, नेगेटिव वैल्यूज को ऊपर लिखा है और पॉजिटिव वैल्यूज को नीचे लिखा है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कर दिया। तो इसमें क्या है कि जिंक ऊपर दिख रहा है और कॉपर नीचे दिख रहा है। ठीक है, पर अगर यही टेबल को उल्टा लिख दें तो क्या है, वो अप और डाउन वाला टर्म जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे अप एंड डाउन यूज करा है। अप एंड डाउन कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। ठीक है, हायर, तो इसमें आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आएगा, बट उसमें बेटर ये होता कि ये लिख देते कि जिंक का SRP कम है, तो फिर एक बेटर आंसर बन जाता। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन आंसर करो चलो। अब इन्होंने क्या करा है, SOP दे दिए हैं।
ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए हैं। ठीक है, तो वही जो वैल्यूज होते थे उनका उन्होंने रिएक्शन को पलटी मार दिया है और ई नॉट का साइन चेंज कर दिया है। ई नॉट अब -0.76 की जगह +0.76 कर दिया है जिंक का। ठीक है, अब अपने को तो जो याद है अपन उस पर फोकस करते हैं और उससे आंसर देने की कोशिश करते हैं। हमको क्या याद है टेबल में, मैं एक बार टेबल पे आऊं। देखो टेबल में हमको क्या याद है, हमको टेबल में ये याद है कि जिनका एसआरपी कम होता है, ठीक है, दे वांट टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ो, जिनका एसआरपी कम होता है दे वांट टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड जिनका एसओपी ज्यादा होता है दे वांट टू अंडरगो रिडक्शन, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विच इज मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब विच वांट्स टू अंडरगो रिडक्शन। तो हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जिसका पॉजिटिव एसआरपी ज्यादा होगा, मतलब जिसका एसआरपी ज्यादा होगा बेसिकली, वो रिडक्शन जाना चाहेगा, है कि नहीं। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो रिडक्शन में जाना चाहेगा। ठीक है, तो अब डेटा यहाँ पर आपको एसओपी का दिया है, तो क्या करो, इन सबको नेगेटिव नेगेटिव साइन से करके एसआरपी लिख लो। तो उसमें अब सबसे ज्यादा एसआरपी किसका हो जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर सिल्वर का। राइट राइट, सो विशाल का आंसर भी सही है, गौरव का आंसर भी सही है, तो सिल्वर का आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेटा देखो आपको, मतलब कई बार एसओपी का भी मिल सकता है, कई बार एसआरपी का भी मिल सकता है, ज्यादातर एसआरपी का ही मिलेगा। पर मैं ये चाहूंगा कि अपन लोग कंफ्यूज नहीं हो कभी भी। ठीक है, हम लोग सब चीजें एसआरपी के बेसिस पे याद करेंगे, सब की सब चीजें विदाउट एक्सेप्शन, ताकि हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और फिर बाद में अगर उसको एसओपी के टर्म्स में देखना है तो अपने को बस फिर साइन पलटी करना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, तो अपन सब एसआरपी के टर्म्स में याद करेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को, किसी को डाउट है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जिनका पॉजिटिव एसआरपी है, जिनका हायर एसआरपी है, दे हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। तो यहाँ पर अब मैंने देख लिया कि इनके एसआरपी वैल्यूज, ये -0.76 होगा, ये -0.44 होगा, ये +0.34 होगा, ये +0.8 होगा। सबसे ज्यादा एसआरपी इसी का आ रहा है, सिल्वर का, तो सिल्वर आयन का मोस्ट इजीली रिड्यूस होगा। ठीक है, ऑल राइट, छठा वाला बताओ।
इसमें आप नोटिस करो, ये अपनी टेबल है, तो टेबल में ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या कर पाएंगे, दे आर मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे मेटल्स H प्लस को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स H प्लस को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया, थर्ड ऑप्शन, तो उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड सोल्यूशन, ठीक है। अब जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यहाँ पर आप देखो जिंक तो क्या है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, जो जिंक है इट वांट्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो ये मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार में समझ में आता है, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने खुद ने पहली बार पढ़ा था ना, तो मेरे दिमाग का दही हो गया था, मतलब मैं ऐसा हो गया था कि भाई मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हर बार ही मतलब कुछ कुछ नया नया बोले जा रहे हैं सर, ठीक है। पर बाद में जब मैंने रिवीजन करे, डाउट्स क्लियर करे, तो फिर मुझे डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आए, तो फिर मुझे क्या हो गया, एक पूरा आइडिया समझ में आने लग गया कि हाँ किस तरीके से इसको आंसर करना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको इसमें चीज़ों को देखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से बता देता हूँ कि इसका जैसे नेगेटिव एसआरपी है यहाँ पर, तो कैसा हो जाएगा, ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये जो मेटल्स है, ये तो क्या करेंगे, ये तो पानी से ही H प्लस निकाल देंगे, ठीक है। एंड ये वाले जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये वाले जो मेटल्स हैं, ये या तो गर्म पानी से, स्टीम से, या फिर एसिड के सोल्यूशन से H प्लस निकाल सकते हैं। जो नीचे वाले हैं वो तो इतने तगड़े हैं कि वो तो वाटर से ही निकाल देंगे H प्लस, ठीक है। आप लिथियम को पानी में डालोगे तो भाई वो फटाफट रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, ठीक है। पोटेशियम को, कैल्शियम को, सोडियम को आप डालोगे, ठीक है। मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम के केस में थोड़ा सा गर्म पानी लगेगा, ठीक है। जिंक, आयरन, इनके केस में थोड़ा स्टीम वगैरह लगेगा, ठीक है। बट अगर एसिड का सोल्यूशन हुआ तो उसमें से ये सब के सभी H प्लस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन डिस्प्लेस H प्लस फ्रॉम एसिड सोल्यूशन, ठीक है। एंड ये जो मैंने छोटा वाला ब्रैकेट बनाया है उसमें तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन डिस्प्लेस H प्लस फ्रॉम वाटर एज वेल, ये इतने स्ट्रॉन्ग है, समझ में आया। यस। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं। ये चलो 13th वाला बताओ।
क्या क्या आंसर दिया? लेसर एसआरपी विल बी द, आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? पहले तो एसआरपी दिए हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और पूछा जा रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? जिसका एसआरपी सबसे कम होगा। सबसे कम एसआरपी यहाँ पे किसका दिख रहा है? माइनस 3.04 वाले का। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड। अच्छा, 14th वाला करके बताओ चलो। हाँ अंजलि, सही आंसर दिया आपने। तो इसमें क्या रहेगा? देखो, ये सब जो एसआरपी का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आएगा? दैट मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, फिर उससे थोड़ा कम एक्टिव जिंक है, और सबसे कम एक्टिव आयरन है। तो मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस आयरन का आयन एंड जिंक का आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। मेटल मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि Mg को आपने Fe के साथ में रख दिया तो रिएक्शन होने लग जाएगा, जिंक को Fe के साथ में रख दिया, नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो आयरन के आयंस को, Fe2+ के आयंस को इन द सोल्यूशन डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। जिंक 2+ बना देगा एंड Fe2+ से Fe बना जाएगा। तो जिंक रिड्यूसेस Fe2+ से Fe बना देगा। समझ में आया? चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा और एक बार नोट्स में लेकर आता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। देखो,
अरे एनीवेज, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने ये एसआरपी वैल्यूज देखे, ठीक है, तो एसआरपी वैल्यूज देखने के बाद में आपको क्या दिख गया कि मैग्नीशियम को अगर Fe2+ का आयन मिलेगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। या फिर अगर मैग्नीशियम को Zn2+ का आयन मिलेगा तो वो उसको भी डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और अगर जिंक को Fe2+ का आयन मिलेगा तो वो उसको भी डिस्प्लेस कर देगा। तो इन सब को देखते हुए हमें ये फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है कि जिंक जो है वो Fe2+ को रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये पहला वाला जो है ये गड़बड़ है, ठीक है। इसको अगर मुझे सही बनाना हो तो मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ? Mg reduces Fe. Mg reduces Fe2+, ठीक है। अगर मुझे दूसरे वाले को सही स्टेटमेंट बनाना है तो दूसरे वाले को सही स्टेटमेंट बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Zinc reduces Fe+. आई कैन राइट जिंक रिड्यूसेस Fe2+, ठीक है। और या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना, जिंक रिड्यूसेस Fe2+ बोल सकता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट जिंक नहीं, ठीक है, ऐसे ही बोल सकता हूँ, और कोई तरीके में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये तरीका ही बेटर है। ठीक है, अच्छा, नहीं समझा, अच्छा, कौन सा पार्ट नहीं समझा? अच्छा, अभी समझा, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 15th वाला ट्राई करो।
So silver nitrate is deposited by copper. Silver from silver nitrate is deposited by copper. ठीक है, अब Y, अब यहाँ पर देखना जो आपको डेटा ऑप्शन में दिया है वो SRP है कि SOP है, पहले तो ये बताओ मुझे क्या दिख रहा है वो। SRP, SRP का है राइट, क्योंकि मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता हुआ दिख रहा है ना। गुड। अब अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है कि कॉपर मोर एक्टिव होगा ना, तो कॉपर का SRP कम होगा, तभी वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, है ना। हमने ये पढ़ा ना कि मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाता है, तो कॉपर इज मोर एक्टिव देन सिल्वर। तो मोर एक्टिव मेटल मतलब लेसर SRP, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया अंजलि आपको गड़बड़ कहाँ पे हुई थी सोचने में। थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब होने में। यहाँ पर देखो ना, ये सिल्वर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और कॉपर मेरा यहाँ पर है, तो ये मेरा मोर एक्टिव है कॉपर, ये सिल्वर के आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया अभी। ठीक है, अच्छा अभी मुझे 16th वाले का भी आंसर कर दो। 16th वाले का आंसर क्या होगा। रिड्यूसिंग पावर के बारे में बताया जा रहा है, y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन x। हाँ एकदम सही, फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है, 17th वाले का। राइट, यही हमने देखा है अभी जस्ट। नहीं नहीं राहुल, देखो ना यहाँ पर, देखो ना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं जो ये ऊपर जा रहे हैं, तो उनका SRP वैल्यू ज्यादा है ना। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ग्रेटर SRP। ठीक है,
अच्छा 18th वाला भी आप बता सकते हो, 18th वाला भी रिलेटिवली इजी है। इनफैक्ट आप लोग मैं बताता हूँ, चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करो। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से देख लेते हैं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एक्चुअली इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेटर ये रहेगा कि PYQs एक बार देखे जाए। ठीक है, तो मुझे 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस आप करके बताओ।
ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहे हैं? पहले वाले का कितना आया? ओ एक्चुअली दूसरा वाला तो आपको शायद अभी आएगा ही नहीं, मेरी गलती हो गई। दूसरा वाले में तो आप रुक जाओ, दूसरा वाला मैं आपको बताता हूँ। तीसरे वाले से आप स्टार्ट करो। हाँ, तीसरा वाला एक्चुअली बेटर है, तीसरे वाले से आप स्टार्ट करो। तीसरा वाला में आंसर आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द रिड्यूसिंग पावर इज Z ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Y। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, एकदम सही। फिर चौथे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो कौन सा एनोड की तरह एक्ट करेगा और कौन सा कैथोड की तरह एक्ट करेगा, पहले तो आप वो देख लो कि कौन सा एनोड की तरह है, कौन सा कैथोड की तरह है। एंड एक बार वो समझ में आ जाए आपको तो फिर आप ये डिसाइड करो ए नॉट सेल का। राइट, तो फोर्थ वाले में आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। फिफ्थ वाले में फिफ्थ वाले में बताओ।
हाँ, ऑल राइट। सो क्या आया फिफ्थ वाले का आंसर? अभी देखो इसमें हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन अपन देखेंगे तो सी बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। ठीक है, तो सी बी से बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, पहले रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है, तो ए ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, फिर आप देखो फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन में कैसा दे रखा है, डी बी बी को रिप्लेस कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो डी बी बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो डी बी से ज्यादा, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ए और सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अच्छा, अब आप देखो कि थर्ड रिएक्शन में सी ए को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो सी और ए में ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो डी ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ए से, तो मेरा बचा हुआ आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? वापस से रिपीट करूं? यस। देखो पहला वाला रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है, सी बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी कि सी इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, एज कंपेयर टू बी। तो अब सी बी से ज्यादा है, ये चीज ए ऑप्शन में गड़बड़ दे रखी है, तो ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, है कि नहीं? ठीक है, या तो चाहिए तो रुको मैं इसको स्निप करके लिख लिख के बता देता हूँ, वेट। है ना, तो इसमें देखो अब यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन से ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा फिर मैं बोला आपको फोर्थ वाला रिएक्शन देखो, फोर्थ वाला रिएक्शन में डी बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी कि डी इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसकी मदद से सी ऑप्शन गड़बड़ हो गया, है ना, क्योंकि डी में क्या कर, सी ऑप्शन में क्या कर रखा है, सी ऑप्शन में बोल रखा है कि बी इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन डी, वैसा नहीं है ना। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखो, ये थर्ड में क्या बोला जा रहा है, थर्ड में सी और ए के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो ए है वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, ए जो है वो सी के आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, यानी कि ए इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन सी। ठीक है, हाँ, अरे सो ए डी वीकर है, तो एक्चुअली ये गड़बड़ हो गया, हाँ माय बैड, मैंने एक्चुअली पहले ए जो है वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो ए स्ट्रॉन्गर नहीं होगा ना, ए वीकर होगा। हाँ, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट अंजलि, आपने सही सोचा था, मैंने लास्ट में केयरलेस मिस्टेक कर दिया। अभी क्लियर है? अभी किसी को डाउट है इसमें? नो। ओके, ठीक है, सो आई थिंक और भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको आई थिंक अब धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करा जाता है। ठीक है, तो
अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ के लेकर आता हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे इसी के ऊपर, बट आप लोग सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो अभी आई थिंक हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का। अब मैं एक और टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं। इसे हम कहेंगे अब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल। ठीक है, तो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का इसमें अब टच लगेगा, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ सेल में डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE, ये रिएक्शन रहेगा। ठीक है, इसका प्रूफ वैसे तो काम का नहीं है आपका, ठीक है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बट अगर आपको प्रूव कराऊं मैं तो भी मतलब काफी टाइम लग जाएगा। ये dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT पहले देखा है क्या आपने कभी थर्मोडायनेमिक्स में? नहीं, हो सकता है कि नहीं देखा हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट डायरेक्शन में रहता है, तो मैं क्या रेकमेंड करूंगा, एक बार मैं ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ प्रूफ, ठीक है, पर उसमें जाना मत ज्यादा। ठीक है, देखो G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है, ये डेफिनेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, अब dg इज इक्वल टू DH माइनस TDS माइनस SDT, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर बिकॉज H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, तो हम लोग DH को क्या लिख सकते हैं, DU प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। ठीक है, अच्छा, फिर फर्स्ट लॉ में हमने क्या सीखा है, फर्स्ट लॉ में हमने सीखा है दैट DU इज इक्वल टू DQ प्लस DW। ठीक है, और वर्क भी दो टाइप का होता है, वर्क PV एंड वर्क नॉन PV। जब आप पहले थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपने नॉन PV वर्क पढ़ा ही नहीं था। नॉन PV वर्क क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। ठीक है, PV वर्क कैसा होता है, मैकेनिकल वर्क, वॉल्यूम का एक्सपैंड होना, पिस्टन का ऊपर नीचे होना, वो मैकेनिकल वर्क होता है। तो यहाँ पे अपन DU को क्या लिख सकते हैं, DU को लिख सकते हैं DQ प्लस DW PV प्लस DW नॉन PV। ठीक है, एंड बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेंगे, बाकी के टर्म्स ये ऐसे PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे नोटिस करना DQ इज इक्वल टू TDS होता है ना, हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना एंट्रोपी को। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद आ रहे हो, DS इज इक्वल टू DQ बाई T ऐसे होता था, एंड वर्क PV जो होता था वो माइनस PDV होता था। तो उनको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये DQ क्या आ जाएगा, TDS, एंड PV वर्क हो जाएगा माइनस PDV प्लस DW नॉन PV प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। तो ये माइनस TDS प्लस TDS कट जाएगा, माइनस PDV प्लस PDV कट जाएगा।
तो ये क्या बचेगा, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt प्लस dw नॉन पीवी। ठीक है, और अगर हम लोग सेल को कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे रन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, vdp भी जीरो हो जाएगा, sdt भी जीरो हो जाएगा, ये dp और sdt जीरो हो जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा, बचेगा that the free energy of a reaction is the non-PV work, or you can say electrical work that can be extracted। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, कि कितना चार्ज कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो हमारा ई सेल हो जाएगा। ठीक है, और कितना चार्ज पास कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको F बोला जाता है, फैराडे। ठीक है, तो अब बॉटम लाइन ये है कि ये जो प्रूफ है, आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, बट अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सीधे जो लास्ट फॉर्मूला है वहीं से स्टार्टिंग करूंगा और आप लोगों को उसी के थ्रू आगे की कैलकुलेशन कराऊंगा और आपको जेन्युइनली दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या मैं ये प्रूफ रब कर दूं, चलेगा आप लोगों को? यस सर। एकदम बिल्कुल सही डिसीजन लिया आप लोगों ने। तुम हाँ बोलते तब भी मैं कर देता, बट मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाह रहा था कि कहीं हम लोग ज्यादा एंथू तो नहीं आ रहा है हमें कि हम लोग नहीं नहीं सब करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। समझदारी दिखानी है अपने को, स्मार्ट वर्क करना है। ओके, सो अब यहां पर स्टार्ट करना कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में, है ना। मैं सिंपल कर देता हूँ, एकदम सिंपल करके बता देता हूँ। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। अब जो केमिकल एनर्जी रहती है रिएक्शन की, वो होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारी थर्मोडायनेमिक्स में। दिस इज द अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन का अवेलेबल एनर्जी होता है डेल्टा जी। ठीक है, इसको कन्वर्ट करा जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है -NFE। ठीक है, दिस इज योर मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। ठीक है, यहां पर इसको इलेक्ट्रिकल वर्क बोलेंगे। इन दिस केस इलेक्ट्रिकल वर्क that can be extracted। एक केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन से कितना इलेक्ट्रिकल वर्क निकाला जा सकता है उसके बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप जो है ये थियोरेटिकल है,
मतलब ये आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। रियल लाइफ में इससे कम ही वर्क निकाल पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ many efficiencies that are there, practical efficiencies, ठीक है। बट अपने को क्या है, अपने को तो अभी पेपर पर ही कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग तो इक्वालिटी का साइन ही यूज करेंगे। अब इसमें नोटिस करना n क्या होता है, ठीक है। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट while writing full cell reaction। तो जब अपन ऐसे एनोड हाफ और कैथोड हाफ को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो n का वैल्यू रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा होगा कि उतने इलेक्ट्रॉन एनोड पे दिए जा रहे होंगे और उतने इलेक्ट्रॉन कैथोड पे लिए जा रहे होंगे, ठीक है। F जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। फैराडेज कांस्टेंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगभग 96500 कूलम आ जाता है, ठीक है। तो ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। एंड E इज द सेल पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है अक्रॉस द सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जब हम सेल के थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE, ठीक है। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा G क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, हाँ नेगेटिव। नेगेटिव। और स्पॉन्टेनियस सेल का E हमने पढ़ा था अभी थोड़ा टाइम पहले ही, पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसके लिए वो नेगेटिव साइन लगाया गया है, ठीक है। कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा उसका डेल्टा G नेगेटिव होगा, तो फिर राइट हैंड साइड का नेगेटिव उसको कैंसिल आउट कर देगा और E हमारा फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस क्या होगा, ठीक है। यही चीज तो क्या था, ये चीज जनरल कंडीशन पे था, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये जनरल है। एंड स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। स्टैंडर्ड स्टेट में हमारा फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट, ठीक है। इतना सा चेंज आ जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता था, लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको, एक बार रिपीट कर दो मेरे को, क्या होता था स्टैंडर्ड स्टेट, concentration 1 molar, pressure Yes. 1 bar, यस, एंड सॉलिड लिक्विड हुआ तो वो प्योर, ठीक है, एकदम सही। तो ये हमारा रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। इससे हमारा काफी सारे एप्लीकेशंस आएंगे, तो उसमें हमारा अगला क्लास पूरा चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफी था, ये अपने आप में आज जो मैंने पढ़ा है काफी भारी है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या चीज क्या होती है, और उस पे जो एक क्वेश्चन अपन ने आज करे ना, ठीक है, ये मत मान के चलना कि क्लास में कर लिए एक बार में छुट्टी,
आप वापस से करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, खुद से करके देखो कि एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर दिक्कत आएगी तो फिर मैं दोबारा से कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं एक्चुअली पहले इसी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, और उसमें अगर हम लोगों के आंसर आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का कल क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय सर। चलो बाय बाय।